सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ अभी आपके लिए। लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज योर पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये जो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है हमारा, ये हमारा इंडस्ट्री टाइप्स के अंडर ही एक सब हेडिंग है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। सिंपल सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजिस्ट की बात हो रही है जो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो जो स्ट्रैटेजिस्ट होगा ना, वो पहले कंपटीशन देखेगा, कितना कंपटीशन है ना, तभी तो वो स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा। तो स्ट्रैटेजिस्ट का मेन काम क्या होगा? मेन काम होगा कि लेवल देखना कंपटीशन का क्या है, और थ्रेट कहाँ से है, उसको किससे थ्रेट है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से थ्रेट है या फिर किससे थ्रेट है ना। तो एग्जिस्टिंग से है या न्यू से है, किससे थ्रेट है, फिर अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सेज अपने तैयार करेगा। रिस्पॉन्सेज क्या होंगे उसके, कि थ्रेट से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को। ठीक है, देन स्ट्रेटेजिस्ट जो होगा दैट कैन करेक्टली फोरसी थ्रेट्स। वो करेक्ट वे में देख सके कि कहाँ पे थ्रेट है, क्या वो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से थ्रेट है या फिर न्यू वाले कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में अभी आए हैं, जिनकी हमने एंट्री लेवल जो हमारे हैं उनसे उनको थ्रेट है। एंड पोर्टर जो था उसने 1980 में ना वो एक काम कर रहा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, तो उसने 5 थ्रेड्स को आइडेंटिफाई किया कि 5 थ्रेड्स मेन थ्रेट हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर, एक थ्रेट है। सेकंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इनको हमने स्टडी भी किया था अभी। ठीक है, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देखो सबसे पहले अगर मैं इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इंडस्ट्री में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ ना, तो जब इनिशियली कंपनी आती है तो उस टाइम पे कुछ उसका फेज होता है जिसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं। देन स्लोली स्लोली वो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर आता है, देन डिक्लाइनिंग स्टेज आती है उसकी, है ना। कोई भी कंपनी है उसके यही फेजेस रहते हैं, उसके ग्रो करना कंपनी का, है ना। तो इनिशियली जो होता है इंडस्ट्री की कंपटीशन, जो इनिशियली जब कंपनी आती है तब उसका कोई लेना देना नहीं होता, है ना, कंपटीशन के साथ। वो बहुत स्लो होता है कंपटीशन। जैसे जैसे हमारा कंपटीशन, हमारी कंपनी जो ग्रो करती जाती है, तो कंपटीशन का लेवल मेरा जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो ये एक थ्रेट है, थ्रेट भी है कि इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक थ्रेट है कि है ना, कि कहीं मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, है ना। तो देन थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है कि देखो 3 तरह के थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे एग्जांपल दी गई है कि एक ईमेल जो है उसने पोस्टल, जो हम अपने भेजते थे, पोस्टल हम मेल्स भेजते थे, किसी को लेटर पोस्ट करनी है, तो उसको सब्स्टिट्यूट किसने किया? ईमेल ने। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट तैयार हो जाते हैं, उसके प्रोडक्ट का ही नया प्रोडक्ट आ गया कोई, है ना, सेम काम का। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नीड। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नीड क्या होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स मेक द एग्जिस्टिंग वन। तो कुछ नए प्रोडक्ट आए, उन्होंने एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर दिया, है ना। उन्होंने एग्जिस्टिंग को बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ टूल्स आए ऐसे, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आए जिन्होंने जो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको बनाना शुरू कर दिया, है ना। दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ नीड। देन आता है इसका थर्ड टाइप, जेनरिक सब्स्टिट्यूशन। जेनरिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि भाई सेम ही तरह का प्रोडक्ट बना दिया। फर्स्ट कॉपी आपने सुना होगा, तो फर्स्ट कॉपी क्या है? सेम ही चीज, सेम ही रेप्लिका उसकी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो भी एक थ्रेट है हमारे अंडर द थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एक थ्रेट क्यों है? क्योंकि जो बायर होगा, है ना, जो बायर होगा वो ज्यादा परचेज अगर एक ही कंपनी से कर रहा है, एक ही कंपनी से ज्यादा परचेजिंग उसकी हो रही है, तो वो भी एक थ्रेट है ना।
या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बहुत लो है, तो उस टाइम पे भी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो होगी, बार्गेनिंग करने की पावर जो बायर के पास होगी। मैं कोई चीज लेने जा रहा हूँ मार्केट में, किससे लेने जा रहा हूँ? मैं लेने जा रहा हूँ सप्लायर से। तो भाई अगर मैं बहुत बल्क में उससे सामान लेता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो हाथ है वो ज्यादा स्ट्रांग है सप्लायर से, तो सप्लायर मेरी सेवा करेगा। मैं जाऊंगा तो वो कोल्ड ड्रिंक भी पूछेगा मुझे, राइट। लेकिन वो कब होगा? जब मेरी परचेजिंग बहुत ज्यादा है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे से मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो है मेरी, ठीक है। देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग जो है बहुत कम है, तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी सप्लायर से कोई सामान ले रहा हूं, लेट्स सपोज, अब अगर मैं मेरे लोकल मैं उससे सामान ले रहा हूँ, कोई सप्लायर है, मैं उससे लोकल सामान ले रहा हूँ, तो मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव है, जो सेम बंदा मेरे को थोड़े से मार्जिनल अमाउंट ज्यादा या कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं स्विच भी कर रहा हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फर्क पड़ेगा जहां से जिससे मैं सामान ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में भी बायर का हाथ ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर कब स्ट्रांग होगा? सप्लायर तब स्ट्रांग होगा जब उसे पता है कि जो बायर है उसके पास मेरे अलावा कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं अवेलेबल, मेरे से ही उसको सामान लेना पड़ेगा, जो भी लेना पड़ेगा। उस टाइम पे सप्लायर का हाथ ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो भी एक थ्रेट ही है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। देन प्रोडक्ट सोल्ड इज क्रिटिकल इनपुट टू द बायर। अब देखो, जो सप्लायर प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना बायर को, तो वो एक इनपुट है उसके सामान को तैयार करने के लिए। लेट्स से मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चर करता हूं कार, ठीक है। अब कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेट्स से इंजन जो है या उसका जो इंजन के पार्ट्स हैं, वो सिर्फ एक ही कंपनी इनपुट दे सकती है। तो उस टाइम पे भी बायर को मतलब डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा कि भाई मुझे ये पार्ट्स भेजो, है ना। तो उस टाइम पे भी आपका सप्लायर ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड, हायर स्विचिंग कॉस्ट। उसको पता है कि अगर मेरे अलावा मैं चाइना से सामान मंगवाता हूँ तो मेरे अलावा मेरे कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है, बाकी सारे जो है वो किसी यूएसए से मंगाता है, कोई कहीं से मंगाता है, तो ज्यादा स्ट्रांग है वो, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली जो बायर है वो मेरे से ही सामान लेने वाला है, तब भी आपका सप्लायर ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। देखो थ्रेट कहीं ना कहीं न्यू एंट्रेंट्स की रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं टोयोटा और होंडा कंपनी, अब उन्होंने रिसेंटली यूएस में अपना जो है अच्छा पैर जमा लिया है। वो क्यों जमाया अच्छा पैर? क्योंकि वो बढ़िया गाड़ियां थोड़े चीपर रेट में देना शुरू हो गए, तो इन्होंने अपनी मार्केट को एक्स्टेब्लिश कर लिया वहां पे। तो न्यू एंट्रेंट्स, इट्स अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए तो एक थ्रेट बन गया ना न्यू कंपनीज जो है। सिमिलरली मारुति की इंडिया में एग्जांपल लें तो मारुति इस टाइम पे जो है वो बाकियों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि चीपर गाड़ियां दे रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मारुति आई थी इसने सारी कंपनीज को फेल कर दिया था, ठीक है। देन इसी के साथ हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इन एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन। देखो हमने जब पहले पढ़ा था वो था एक्सटर्नल एनालिसिस, ये है एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएट करना। फैक्टर्स को इवेल्युएट करने के लिए फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स पूरा नाम है इसका। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए 5 स्टेप्स बनाए गए हैं। पहला स्टेप है लिस्ट ऑल द फैक्टर, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको लिस्ट करो। आइडेंटिफाइड थ्रू स्कैनिंग, स्कैनिंग करनी है, एनालिसिस करनी है। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था ना, तो स्कैन करना है एनवायरनमेंट, ठीक है, और सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हर एक को एक वेट असाइन कर देना है, हर एक फैक्टर को एक वेट असाइन कर देना है, वेदर वो थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, तो उसको एक वेट असाइन कर दो। वेट की वैल्यू जो है 1.0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव वेट ही आपने अटैच करना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रेटिंग देंगे फैक्टर को, ठीक है। रेटिंग फैक्टर को रेटिंग देने का क्या मतलब है, रेटिंग जो होगी आपकी 1 से लेके 4 तक हम देंगे।
4 रेटिंग का मतलब होगा कि जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है। अगर 3 रेटिंग है उसका मतलब एवरेज से बेटर है। अगर 2 दे रहे हैं रेटिंग उसका मतलब एवरेज है। अगर 1 दे रहे हैं उसका मतलब ये क्या है, आपकी पुअर रेटिंग है, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनाई। तो ये है थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, स्कैन किया एनवायरनमेंट। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने वेट को एसोसिएट किया हर एक फैक्टर के साथ। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने इकट्ठे किए उनके हर एक के साथ एक वेट एसोसिएट कर दिया, और वेट की वैल्यू 1.0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव ही वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने रेटिंग कर ली 1 से लेकर 4 तक। कौन से वाले फैक्टर को 4 रेटिंग देनी है, मतलब बहुत बढ़िया वो लेवल पे काम कर रहा है, थर्ड वाला एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर है जो हमने वेट किया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेटिंग के साथ। ठीक है, ताकि हम एक वेटेड स्कोर कैलकुलेट कर सकें। हमने वेटेड स्कोर कैलकुलेट किया हर एक फैक्टर का, हर एक फैक्टर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करके देन सारे वेट्स को ऐड कर दिया, तो वो हमारा क्या आ गया, टोटल वेटेड स्कोर। ये हुआ मेरा क्या, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन। हम कैसे एक्सटर्नल फैक्टर को इवैल्यूएट करते हैं उसका तरीका। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट नंबर 1। फ्रेंड्स देखो, मेरी कोशिश ये रही है कि आपको बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स देके टॉपिक को समझाया जा सके। अब ये कहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा, एक बार अगर आपको गो थ्रू करना है आप कर लो सारे सिलेबस को, लेकिन जब कंपाइलिंग स्टेज पे आओगे तो आप बस लास्ट वाले 2 या 3 डेज को छोड़ देना। उन 2-3 डेज में बस ये वीडियोस को देख लेना जो मैंने आपके लिए मेहनत करके बनाई है। इनफैक्ट आपके लिए नहीं, क्योंकि इस बार मेरे भी एग्जाम है, तो वो मेरे लिए भी ये चीजें हेल्पफुल हैं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इन्हीं वीडियोस को रिपीटेड मोड में देखूंगा, सो दैट मैं सारी तैयारी जो है इसकी, क्योंकि जो मैं यहाँ पे सारा कुछ मैंने करवाया है वो बहुत ही कंपाइल्ड है, बहुत ही शॉर्ट में है, और सारा कुछ कवर हो रहा है उसमें। ठीक है, सो आपने देखा है ये आई थिंक 7th वीडियो है मेरी, और 7 वीडियोस में हमारा पूरा यूनिट आ गया है। तो अप्रोक्सीमेटली 6-6 मिनट की, 7-7 मिनट की, या हार्डली 1-2 वीडियो 17 मिनट की होगी। तो आप पूरे यूनिट को अगर फास्ट ट्रैक मोड में भी देखो तो आई थिंक आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और आपका पूरा चैप्टर 1 रेडी हो जाएगा। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर वीडियोस हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सेकंड यूनिट में मिलते हैं, टेक केयर।